जय हिंद राष्ट्र। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत ने यान उतार दिया। सभी देशवासियों को, केंद्र सरकार को बहुत सारी बधाई। अब मैं सोच रहा हूं कि पाकिस्तान के हिमायती जो भारत में हैं और पाकिस्तान के लोग भी तिल मिलाए हुए होंगे। चांद पे झंडा नहीं फहरा पाए, आसान काम भी नहीं है। अभी मैं किसी एक मित्र की वो वीडियो देख रहा था, वो पाकिस्तान के ही थे। वो कह रहे थे कि भारत टेस्ला कार बना रहा है, हम तसला लिए कटोरा लिए सारी दुनिया में फिर रहे हैं भीख मांगते हुए। तो पाकिस्तान के पास का चंद्रयान बनाना नहीं है, मगर चांद पे झंडा नहीं लगा पाएंगे, ठीक, मगर अपने झंडे पे चांद लगा लिया। वो तो 47 में ही लगा लिया था, मुस्लिम लीग ने और पहले लगाया था। बहरहाल ये बड़ा प्रसन्नता का अवसर है। बहुत बहुत देश को, राष्ट्र को बधाई। आज का जो विषय था कि गदर 2 बनी, एक पिक्चर है, सामान्य पिक्चर है। पिक्चर व्यापार करने के लिए बनाई जाती है, मगर कई बार वो मैसेज भी देती है। जैसे चाणक्य के नाम से प्ले है, प्रसून जोशी और इन लोगों का, कोई 3-3.5 घंटे का प्ले है। उसके सैकड़ों मंचन हो चुके हैं। उसके प्रारंभ में ही वो आकर कहते हैं, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे लोगों को बेचैनी होगी, असुविधा होगी। तो वो बातें, वो घटनाएं, वो प्रकार, वो स्वरूप अनायास नहीं है, वही लक्ष्य है। तो इस पिक्चर में भी इस प्रकार की कुछ बातें हैं, गदर 2 में। उसमें कुछ पाकिस्तान के बारे में बातचीत है, कुछ डायलॉग हैं इस तरह के। उन डायलॉग्स के कारण पिक्चर हॉल में 2-3 घटनाएं हुई हैं कि उपद्रव हो गया। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए उस फिल्म के डायलॉग को पाकिस्तान के विरोध में जाता देख के। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और मुठभेड़ हो गई। यह एक बड़ा गंभीर प्रश्न है कि भारत में रहने वाले ऐसे लोग जिनकी नागरिकता भारतीय है, जिनका पासपोर्ट, जिनका आधार कार्ड, पैन कार्ड भारतीय है, वो किसी पिक्चर हॉल में बैठकर पाकिस्तान के पक्ष में नारे कैसे लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं? ये एक विक्षोभ की और किसी के भी क्षुब्ध होने जाने की बात है। और उसका मूल कारण यह है कि इस्लाम राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं करता, किसी भी राष्ट्र में विश्वास नहीं करता। वो उम्मा में विश्वास करता है कि सारी दुनिया के मुसलमान भाई हैं। बिरादर इस्लाम उसके लिए एक लफ्ज है। मैंने इसका व्यवहार देखा है रेलवे स्टेशन पे। सऊदी अरब के, इराक के, रशिया के, उस जमाने में रूस हुआ करता था, उसके इलाकों के मुसलमान वो हुलिये से पहचाने जाते हैं। तो हिंदुस्तान के मुसलमान सड़े हुए, फरसूदा, बदबूदार कपड़े पहने। एक यहां तो वो समस्या ही है ना, जुम्मे के जुम्मे नहाना, बाकी 5 दिन 6 दिन तो कोई मतलब नहीं, गंदे। और वो बिरादर इस्लाम कह के उनसे हाथ मिला रहे हैं, और वो उनकी आंखों से समझ में आ रहा था कि वो उल्लू समझते हैं इन्हें, मगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को उनके साथ। एक और घटना मैंने देखी, मैं एक्सप्रेस वे पे था, ये जो नोएडा से आगरा तक जाता है। इस एक्सप्रेस वे में कोई जगह थी, वहां मैंने देखा कि एक 100-150 लोगों की भीड़, गाड़ी धीरे चल रही, उसके साथ भागे जा रहे हैं। पूछा क्या है, तो उन्होंने बताया कि सऊदी अरब के शाही इमाम आए हैं। इमाम किसी मस्जिद का इमाम होगा, वहां शाही इमाम का तो कोई मतलब नहीं, शाह तो शाही है, बाकी कोई शाही लगाएगा तो उल्टा टांग देंगे वो उसे। उसके गाड़ी के साथ साथ भाग रहे हैं। मैंने उनसे पूछा भाग क्यों ना, बोले सवाब मिलता है। ये सवाब मिलना क्या होता है, और किसी उसकी अरब की मुल्ला के साथ में, गाड़ी के साथ में दौड़ने का। मगर हिंदुस्तान के मुसलमान ऐसे विचित्र हैं। उसका कारण यही है, हिंदुस्तान के क्या, दुनिया के मुसलमानों की स्थिति है।
यूरोप के कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में सारे इस्लामी देशों से मुसलमान जाते हैं। जिन जिन चीजों के कारण से वो अपना देश छोड़ते हैं और जिस कारण से अमेरिका या यूरोप या ऑस्ट्रेलिया प्रतिष्ठित हैं, उन सारे कानूनों को वो धता बताते हैं, ताक पे रखते हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं, अपने उपद्रव करते हैं, जानबूझ के वो बदतमीजियां करते हैं। अपने जिन जिन चीजों को वहां डिमांड कर रहे हैं, अपने देशों में रह सकते थे, कोई जरूरत नहीं थी सीरिया छोड़ने की, इराक छोड़ने की, वहां जाकर पाकिस्तान छोड़ने की, अफगानिस्तान छोड़ने की, बांग्लादेश छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वहीं रहते। मगर वो जिन चीज कारणों से अपना देश छोड़ा और जिस लक्ष्य को पाने के लिए वो वहां आए हैं, यानी तरक्की, कामयाबी, उन्नति को पाने के लिए आए, उन सारे कारणों को, उसका एक कारण है कि वहां नियमबद्धता है, कानून है। सारा देश, सारा समाज कानून के हिसाब से चलता, उसको विशेष रूप से तोड़ते हैं। यह उनका एक स्वभाव का हिस्सा है। उसका कारण उम्मा है। उम्मा का कारण ये वो मानसिकता है जो किसी भी देश में अराष्ट्रीय लोग पैदा करती है, इनेशनल लोग पैदा करती है। राष्ट्रभक्त, राष्ट्रद्रोही, देशभक्त, देशद्रोही किसी भी देश में होंगे। अराष्ट्रीय लोग जो उस देश को अपना मानते ही नहीं है, जो उस देश में रहकर भी सऊदी अरब उनके हिसाब से, कंपास के हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से जिस दिशा में उधर को मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, अपनी कब्रें उसी तरफ बनाते हैं, कबीला वहीं मानते हैं, उसके पूर्वजों को अपना पूर्वज समझते हैं, कन्वर्टेड हैं, बिल्कुल मानसिक रूप से एक रेगिस्तान में आ जाते हैं वो, मगर वो ऐसा ही करते हैं। उसका नतीजा है पाकिस्तान जब बना 1947 में, तो जिस समूह ने बनाया, जिस समाज ने बनाया, उसका नेतृत्व बहुसंख्यक उत्तर प्रदेश, बिहार के मुसलमान थे, बंगाल के मुसलमान थे। सारे भारत के जो ब्रिटिश इंडिया था उसके लोगों के बीच में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लौंडों ने, वहां के मास्टरों ने प्रचार किया। ये जो बाद में कम्युनिस्ट बने ना सारे, बन्ने भाई और अली सरदार जाफरी और कैफी आजमी और मजाक, ये सारे के सारे, बल्कि मजरू वजरू सब हरामजादे उसी काम में थे, सारे के सारे लीगी थे, घूमते फिरते थे। बाद में सब रातों रात कम्युनिस्ट हो गए, सोशलिस्ट हो गए, मैं यूं और मैं यूं और मैंने तो यूं नहीं किया और वो नहीं किया, ये सारी बातें करते रहे। सारे के सारे इस्लामी मानसिकता के थे। उत्तर प्रदेश के जिन मुसलमानों ने, बिहार के जिन मुसलमानों ने इस्लाम की पौधे को पनपाया, उसमें खाद पानी दिया, उसकी तैयारी की, मेहनत की, दंगों का नेतृत्व किया, हिंदुओं के खिलाफ दंगों का नेतृत्व किया, वो सारे के सारे 47 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत छोड़ के नहीं गए, यहीं बसे रहे। तो वो मानसिकता कहीं से बदल जाने वाली है क्या? ये तो एक बात है, सामान्य बात, कि वो मानसिकता नहीं बदलने वाली। मगर इसमें एक जो गंभीर प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है, वो कौन लोग थे जिन्होंने इस मानसिकता के बारे में जानते हुए, क्योंकि पटेल की स्पीच है कलकत्ता में, उन्होंने हैदराबाद में भी ये स्पीच दी है, जो कल तक पाकिस्तान के पक्षधर थे, हिमायती थे, क्या ये मान लिया जाए कि वो रातों रात भारतीय बन गए? मगर उस मानसिकता को बदलने के लिए उन्होंने क्या किया? वो सारे के सारे लोग जो सन 45-46 का चुनाव पाकिस्तान, भारत के विभाजन के लिए, पाकिस्तान के पक्ष के लिए लड़े, वो सारे के सारे लोग यहीं रहे, यहीं की सीटों से लड़े, और वो सब के सब कांग्रेस में घुस गए। उन लोगों को सुधारने का, बदलाव करने का, उन लोगों को ठीक करने का कहीं कोई प्रयास हुआ क्या? दक्षिण भारत का, केरल का था वो, मेरे मुंह से कई अब कठोर बातें निकलती हैं, मैं सामान्य रूप से हरामजादा तो कहता हूं, हरामजादा इसलिए कि ये अवैध संतान हैं, ये राष्ट्र के प्रति दुष्टता रखते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, उसके नाम पर टिकट छापा है कांग्रेस ने, इसको पद्म पुरस्कार दिया है। वो जिसको दक्षिण भारत का जिनाह कहा जाता था, इतना जहरीला आदमी था, उसको भारत में रचाने बसाने का कोई काम नहीं किया। परिणाम 47 में केरल की जो स्थिति थी उससे कई गुना बुरी हो गई। पूरी तरह से वहां इस्लामी जिहाद और सारे काम होने शुरू हो गए। मल्लापुरम का नाम सुना होगा, मीनाक्षीपुरम का नाम सुना होगा, यहां धर्मांतरण हुआ था, बड़ा ढोल बजा के धर्मांतरण हुआ था, सैकड़ों दलित लोगों को मुसलमान बनाया गया था। उसके बाद से ही अंगड़ाई ली है भारत ने,
और बाद में आती चीजें आती गई, मगर वो समय था जो टर्निंग पॉइंट था। हिंदुओं को लगा कि ये स्वतंत्र भारत में भी ये सब हो रहा है। और जो अराष्ट्रीय मानसिकता थी, उस मानसिकता के खिलाफ सुनगुन हिंदुओं में वहां से शुरू हुई। तो इस मानसिकता को दंडित नहीं करेंगे। जिन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में काम किया, जिन्होंने पूरी तेजस्विता से अपना तन मन धन इस काम में लगाया, उनके तन मन धन को दंडित करने का काम कोई और करेगा? इनकी संपत्तियां शत्रु संपत्ति घोषित होनी चाहिए थी। तो पाकिस्तान चले गए, उनकी तो कुछ की गई, सबकी नहीं हुई, मगर जो यहां रहे उनकी संपत्तियां छीनी जानी चाहिए कि उन्होंने पूज्य मातृभूमि के विभाजन के लिए कार्य किया। मन उनका कहां से बदलेगा? तन पे लठ बजने चाहिए थे, उसके कारण से मन बदलता। वो तो ग्लोरीफाई हुए, उनको तो फूल माला पहनाई गई, उनके वोट इकट्ठे किए गए। गांधी जो दिल्ली में अनशन पर बैठा है, जिसमें गांधी का वध हुआ है, वो घटना कश्मीर के 455 करोड़ रुपए नहीं थी। दिल्ली में जो हिंदू आए थे पंजाब से और लुटपिट कर आए थे, उनके पास घर नहीं था, बहुत ठंड थी उस समय में, तो वो मुसलमानों के छोड़ी हुई मस्जिदों को जो खाली पड़ी थी और मुसलमान के छोड़े हुए घरों जो खाली पड़े थे, उनमें बस गए। उनको वहां से पुलिस के जरिए खींच खींच के निकलवाया गया। क्यों निकलवाया गया? गांधी अनशन पर बैठ गया। पूरा एक लंबा चौड़ा चिट्ठा है वो। उसमें बाद में चौथे पांचवें दिन उसने इसमें 55 करोड़ रुपए का विषय डाला, जिसके कारण लोग इतने तिलमिला उठे महाराष्ट्र के कि ये आदमी तो राष्ट्र को मरवा देगा। पाकिस्तान ने आक्रमण किया है और उस समय ये कह रहा है 55 करोड़ रुपए दे दो। पाकिस्तान उस लड़ाई को सस्टेन करने की स्थिति में नहीं था, बदहाली थी उसकी। ये 55 करोड़ रुपए उस आग में ईंधन का काम किया दो लोगों ने, दो चीजों ने। एक 55 करोड़ रुपया, दूसरे आजाद हिंद फौज के जो मुस्लिम सैनिक थे, वो सारे के सारे उसको नेतृत्व दे रहे थे, उस पठानों के मूवमेंट को। पाकिस्तान की सेना की तरफ से वो लोग सम्मिलित थे। इन दो, इस मानसिकता को अगर आप दंडित नहीं करेंगे, प्रताड़ित नहीं करेंगे, और उसके पीछे एक पूरी किताब है, हदीसें हैं, कुरान है, सीरा है, जो आपको उस तरह से देश छोड़ने के लिए, देशभक्ति के लिए मना करती है। इकबाल ने कहा है, वतन परस्ती दीन का कफन है। तो आप वतन परस्त लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, तो ये दीन का को कफन पहनाएंगे कि नहीं? अगर नहीं पहनाएंगे तो ये होगा। पाकिस्तान विरोधी कोई डायलॉग बोला जाता है पिक्चर हॉल में, और उसके बाद वहां बैठे हुए कुछ दीन बंधु, शांति दूत, इस्लामी लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, तो इसमें आश्चर्य किस बात का? क्योंकि लगातार इसी को पनपाया गया है। ऐसा करने वाले लोग पुरस्कृत हुए हैं। जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो तो हमेशा किनारे किए हैं, किसी और की क्या बात। भारतीय जनता पार्टी ने, संघ ने किनारे किए हैं। जो राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, उन लोगों को आगे लाने के लिए कोई तरीका निकाला, कभी कोई काम किया? आरिफ मोहम्मद खान जो केंद्र के मिनिस्टर रहकर शाहबानों के मामले में कांग्रेस से त्यागपत्र देकर वापस आए, केंद्र का मिनिस्टर था, उस आदमी को राजनीति में टिकट दिया बहराइच से, पार्लियामेंट का, और उसके बाद वहां की जो असेंबली के टिकट से, जाहिर है उनकी सेव होनी चाहिए थी, वहां के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टिकट ना, उनकी सेव होनी चाहिए थी, उन सब में उनको इग्नोर किया। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारा ये राजनाथ सिंह, इनका करा धरा काम है ये। उसको कॉर्नर किया गया और अब अंत में उसकी स्थिति क्या की गई? केरल जैसे छोटे राज्य का राज्यपाल बना दिया गया उसको। वो आज भी दृढ़ता से वहीं बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो पीछे हटे हैं। मगर राष्ट्रवादी मुसलमानों को अगर आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये चंडाल पार्टी ये तो आगे बढ़ेगी। इनकी बातें मुसलमानों को भड़काने में काम आती हैं। इनके भड़कने वाले और भड़काने वाले बयानों पर कभी कुछ हुआ है? कभी किसी के साथ में कुछ हुआ है? अगर नहीं हुआ तो वो चिढ़ेंगे, वो ऐसा करेंगे। ये स्वाभाविक है। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति कोई आकाश से उतरी चीज नहीं है। आपको देश के बारे में मानबिंदु बनाने पड़ते हैं।
जनमन गण, मैं जानता हूं कि ये जॉर्ज फिफ्थ की सलामी में लिखा गया गाना है, ये देश के सम्मान का गीत नहीं है। जनमन गण अधिनायक, जनता जो समाज है उसके अधिनायक, उसके तानाशाह, उसके बादशाह जय हे। भारत भाग्य विधाता, भारत के भाग्य विधाता कौन? ईश्वर नहीं हो सकता अधिनायक, भारत भाग्य विधाता भी नहीं हो सकता वो। और उसके लिए जय हे जय हे जय हे किस लिए कहा जाएगा? ये जॉर्ज फिफ्थ की सलामी में लिखा हुआ गाना है। मगर जब ये राष्ट्रगीत बन गया या राष्ट्रगान बन गया, तब पिक्चरों में, फिल्म में, पिक्चर हॉल में होता है, तो उसके सम्मान के लिए खड़ा होना मेरा धर्म है, यह आवश्यक है, क्योंकि ये एक व्यवस्था हमारे राज्य ने हमारे लिए तय की है। तो देशभक्ति आकाश से नहीं आती और देश की सीमाएं हमेशा घटती बढ़ती रहती हैं। ये हम लोगों को जानना आवश्यक नहीं है, इसलिए कि ये हमारा विषय नहीं है। सीमाओं पर घटना बढ़ना चलता रहता है। जहां हमारा दांव लगा, हमने दो गांव के इलाके हमने दबा लिए, जहां उनका दांव लगा उन्होंने दबा लिए। ये होता रहता है। कच्छ के क्षेत्र में जो समुद्री सीमा है उसमें आगे पीछे होता ही रहता है, ये सामान्य बात है। व्यवहार में हम उसको नियत मानते हैं, जिसे सियाचिन आज कहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर बड़ा वेग सा मामला है। भारतीयों ने, जो कि पाकिस्तान कर रहा था, वहां सियाचिन ग्लेशियर पे कई बार विदेशी ट्रूप्स रॉक क्लाइंबिंग के लिए गए थे, माउंटेनिंग के लिए गए थे। उन्होंने पाकिस्तान से अनुमति ली, पाकिस्तान ने उन्हें अनुमति दी इस आधार पर कि हमारा इलाका है। भारतीयों को समझ में आया क्या हो रहा है, तो इससे पहले कि पाकिस्तानी वहां पहुंचते हम पहुंच गए। अब हम पहुंच गए, मुद्दे पर बहस होगी, बात होगी, हम साबित करेंगे आपका है, हमारा है, वो साबित करेंगे उनका है। ये होता रहता है। तो देश कोई अंतरिक्ष से उतरा हुई चीज नहीं है। देशभक्ति कोई ब्रह्मा ने नहीं बनाई है, किसी किताब से नहीं आई है। इसे हम पुष्ट करते हैं, हम बलिष्ठ बनाते हैं। तो इसके खिलाफ चलने वाले लोग प्रताड़ित नहीं होंगे, उनको झुतियाया नहीं जाएगा, उनकी हड्डी नहीं तोड़ी जाएंगी, तो यह होगा। दुर्भाग्य है कि भारत की स्थिति यह रही है। कोई माई का लाल 1947 से पहले कांग्रेस के एक आदमी का नाम नहीं बता सकता जिसको काला पानी हुआ हो, अंडमान में सजा हुई हो। एक कांग्रेसी का नाम नहीं बता सकते जिसको फांसी दी गई हो। जलियांवाला बाग में पुलिस की गोली से जो लोग मारे गए उसमें कुछ कांग्रेसी हो सकते हैं, मगर किसी भी एक व्यक्ति का नाम नहीं बता सकते जिसको फांसी हुई हो या जिसे काला पानी हुआ। मगर और कोई जाकर देखना चाहे, पुणे में है आगा खां का महल, देख लीजिए जाके। आपके पास वहां उतना दूर जाने का समय नहीं हो तो बेन किंग्सले वाली गांधी पिक्चर देखिए। गांधी जिस समय वहां आगा खां पैलेस में जेल में है, कोई रेलवे प्लेटफॉर्म के साइज के तो कमरे हैं। उनको लोगों से मिलने, लोगों को उनके पास आने, उन्हें चिट्ठी लिखने, उन्हें चिट्ठी लिखने के लिए स्टेनो, उनके लिए टेलीफोन, उनका खान पान की व्यवस्था, सब कुछ, मतलब उस समय वो 7 स्टार होटल समझिए उसको, उसमें थी। ऐसे लोग, ऐसे ही नेहरू, ऐसे ही सारे लोग, तो ऐसे लोग क्या करते? राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रभक्ति के प्रति उनकी कोई सजगता होती क्या? कुछ भी नहीं। सत्ता उनके हाथ में थी। अंग्रेजों ने कोई छीन झपट से, ताकत से भारत में सत्ता नहीं आई है। बाकायदा ट्रांजैक्शन ऑफ पावर हुआ है, कागज पर साइन हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री नेहरू 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री नहीं बने थे, सन 46 में प्रधानमंत्री बने थे, जब यूनियन जैक था, जब राजा और रानी के नाम पे शपथ ली जाती थी, सलूट उसको किया जाता, तो वो तब प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने ट्रांजैक्शन ऑफ पावर अपने पिट्ठुओं को कर दिया। उनकी शक्ति, कांग्रेस के लोगों की शक्ति, इस्लाम मुसलमान थे, वो मुसलमान जो भारत के विभाजन की तैयारी कर रहे थे, जो भारत के विभाजन के लिए मेहनत कर रहे थे, और जिन्होंने भारत का विभाजन करवा लिया। करने वाले गांधी नेहरू थे, अंग्रेज उसका टूल थे। परिणाम, भारत में राष्ट्रीयता विकसित ही नहीं होने दी गई। भारत किसका है?
परंपरागत रूप से किसका है? उनका, जिन्होंने इस पर आक्रमण किया, यानी इस्लामी समाज, जो उन आक्रमणकारियों से स्वयं को जोड़ता है, जो अपने आप को बाबर की औलाद मानता है, जो अल्तमश नाम रखता है अपने बच्चे का, जो बलवंत से अपने आप को जोड़ता है, जो गयासुद्दीन से जोड़ता है, जो फिरोज शाह तुगलक को अपना पुरखा मानता है, तो फिर ऐसे लोगों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना और कोई कठिन नहीं था, क्योंकि भारतीय संस्कृति के लोग थे, हम ही से तो कन्वर्टेड थे। मगर इस विचार को बिल्कुल प्रश्न नहीं लिया गया, पुष्ट नहीं किया गया। उसका परिणाम यह आना था कि आज पाकिस्तान जिंदाबाद का कोई नारा लगाता है और हम लोग असहाय देख रहे हैं। मगर एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर लोग विरोध करने खड़े हो गए हैं। थोड़ा और प्रखरता चाहिए। जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया उसका थूथड़ा सीधा कर दिया जाने, चप्पल बजनी चाहिए उस पर, कस के चप्पल मार लगनी चाहिए उसकी, घसीट के बाल पकड़ के उसको पिक्चर हॉल से बाहर जूते मार के करना चाहिए। वाणी की वीरता से काम नहीं चलेगा, पौरुष की आवश्यकता है। जब तक पिटेंगे नहीं, ये सुधरेंगे नहीं। इनकी बढ़िया वाली ठुकाई ये अनिवार्य कार्य है। अगर आप ये कर सके तो ये सारी मानसिकता बदल जाएगी, नहीं तो भारत की स्थिति यहां पर ऐसी ही रहेगी जैसे हम कोई विदेशी धर्मशाला में आकर या होटल में आकर ठहरता है। भारत सराय नहीं है, बटियार खाना नहीं है, ऐसे लोगों की कोई समाई नहीं है। आप थोड़ा सा प्रखरता रखेंगे, पौरुष प्रकट करेंगे तो ये सुधर जाएंगे। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो इसकी लीड अपने हाथ में लीजिए। आप बाल पकड़ के घसीट के सीधे थाने लेके जाइए कि इसने नारेबाजी की, पाकिस्तान जिंदाबाद बोला, और उसको थाने में जमा कर दीजिए। गवाही देने को तैयार रहिए। पुलिस वाले इतना कुछ नहीं करेंगे तो इतना जुतिया लेंगे, सीधा हो जाएगा। गलत बातों का विरोध करना अनिवार्य है। एक शेर है ना किसी का, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन। बोलने की शक्ति छिन जाती है कुछ न कहने से, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन। जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। जुल्म के खिलाफ, जालिम के खिलाफ आवाज उठाइए।